Hello, Namaste. In this video, we are going to learn contract costing. So let me share my screen. Yes, pay attention. Meaning of contract costing. It is a method of costing. ध्यान रखना ये method है. Method of costing used to find out cost of each contract as well as profit to be recognized each year from a contract which is commenced in one particular year and gets completed in one or more subsequent year. One or more subsequent year. क्या मतलब है इसका? सर नहीं समझा. देखो बुकिश नॉलेज है ना, किताबें टेंशन देती, किताबें पढ़ के समझ में नहीं आता है. तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, और बहुत ही बढ़िया रोमांटिक एग्जांपल है. ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ये मार्च का महीना है. पिछले महीने फरवरी में, याद करो, आपने बहुत सारा सेलिब्रेशन किया था. रोज डे, प्रपोज डे, हग डे, फलाना डे, ढिमकाना डे, सब किया था. हाँ हाँ, सब किया था. तो आपने जिसको प्रपोज किया था, अब आपने उसको बोला कि मुझे शादी करनी है तुमसे. क्या करनी है? शादी करनी है. ठीक है, फाइनल ईयर है, पढ़ाई भी खत्म, और अब शादी करना है, सेटल होना है. तो उसने क्या बोला? ठीक है, प्यार तो तुमसे करती हूँ, शादी भी कर लूंगी, लेकिन तुम मेरे को, मेरे लिए प्यार में क्या कर सकते हो? तुमने बोला करना क्या है वो बोलो. उसने बोला तुम मेरे लिए एक बंगलो बनवा के दो. तुम मेरे लिए एक बंगलो बनवा के दो, फिर मैं शादी करूंगी. ये कंडीशन रख दिया. तो तुमने भी डायलॉग में बोला बनवा तो देंगे. उसने बोला कि शाहजहां ने प्यार में मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, तो ताजमहल तो नहीं, तुम एक छोटा बंगलो ही बनवा दो. तो तुमने भी डायलॉग में बोला कि ताजमहल तो मैं भी बनवा दूं, पहले तुम मरो तो सही. बात गई बिगड़, वो गई भड़क, ब्रेकअप. ठीक है, अब तुम टेंशन में मेरे पास आए. सर ऐसे ऐसा सीन है. वो तो ब्रेकअप कर ली. ठीक है, भड़क गई. अब क्या करना है? तो अब मेरे लिए एक आप सिर्फ बंगलो बना दो. सर आप पढ़ाते हो कि बिल्डर हो? मैं बिल्डर भी हूँ. मैंने बोला ना, मैं ऑलराउंडर हूँ, सारे काम करता हूँ. ठीक है, तो मैं बिल्डर भी हूँ. तो मैं तुम्हारे लिए बंगलो बनवा दूंगा. और तुमने मेरे को एक फोटो दिखाया, बोला सर ऐसा ही बंगलो मेरे को बना के चाहिए, बोलो कितना पैसा लोगे. ठीक है, ये वाला फोटो आपने दिखाया. आपने बोला ऐसा ही बंगलो बना दो. क्या खूबसूरत है, शानदार बंगलो. और बताओ कितना पैसा लगेगा बंगलो बनाने का? जगह मेरी है, जमीन मेरी है. आपको इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, सारा खर्चा आपको करके बनाना है. कितने पैसे लगेंगे? तो मैंने देखा आपका बंगलो कितने फ्लोर का है, एक ग्राउंड, 1 2 3 4 5 6. मैंने अपना कैलकुलेशन किया, रफली एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन में कितना कॉस्ट आएगा, उसे मेरा प्रॉफिट वगैरह ऐड करके रफली 10 लाख एक फ्लोर का, तो 6 लाख है. 6 फ्लोर है, तो 10 × 6. मैंने बोला 60 लाख. ठीक है, ये कौन है? ये मैं हूँ. और ये कौन है? आप. तो मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें जमीन आपकी है, उस जमीन के ऊपर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, आपके लिए बंगलो बनाना है. ठीक है, तो मैं बंगलो बनाऊंगा. मैं हूँ कॉन्ट्रैक्टर और आप हैं कॉन्ट्रैक्टी. आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी. और ये जो 60 लाख अमाउंट मैंने कोट किया है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? 3 टर्म. जो कंस्ट्रक्शन करेगा, जो काम करेगा, जिसने ठेका लिया है वो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने ठेका दिया है वो कॉन्ट्रैक्टी है. और ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो टोटल प्राइस मुझे मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाला है, 60 लाख. इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ओके. आपने मेरे को पूछा सर कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा.
मैंने बोला 1 डेढ़ साल लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं और साइड पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, बहुत सारा काम है। तो आपका भी कोशिश करूंगा 1 साल में बन जाए, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, बट 2 साल के अंदर बना के दे दूंगा। आपने बोला डन, ठीक है सर। थोड़े पैसे कुछ एडवांस दे दो, एडवांस मनी। ठीक है, 5-10 लाख रुपए कुछ एडवांस दे दो, काम शुरू कर देता हूँ। फिर जैसे जैसे काम होते जाएगा आप मेरे को थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते जाना, ठीक है। तो आप जो स्टार्ट में मुझे पैसे दोगे वो एडवांस मनी है। फिर जैसे जैसे काम होते जाएगा, 1 फ्लोर बन गया, 2 फ्लोर बन गया, 3 फ्लोर बन गया, थोड़े थोड़े पैसे आप मुझे दोगे, उसको बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। ठीक है। और पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बाय दैट टाइम यू विल पे मी 60 लाख। अपना एग्रीमेंट हो गया डन, कॉन्ट्रैक्ट डन। अब काम शुरू होगा। ठीक है। तो ये देखो मैंने काम शुरू भी करवा दिया, बाजू वाला पिक्चर दिख रहा है, ये वही बंगलो बन रहा है। ठीक है। अब 1 साल हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। कितना कंप्लीट हुआ, ये फोटो ऊपर का लिया, नीचे का फ्लोर नहीं दिख रहा है। देखो फ्लोर 1 रेडी हो गया, फ्लोर 2 रेडी हो गया, 3 ये वाला है, 3 ये वाला है, ये भी स्लैब वगैरह लग गया है, रेडी ही है। 4th फ्लोर का काम शुरू हुआ है, ये है 4th फ्लोर। देखो इसका काम शुरू हुआ है, इसमें भी पिलर वगैरह लग गया है, स्लैब लगना बाकी है, तो इसका आधा अधूरा काम हुआ है 4th फ्लोर का। मतलब 1 साल के अंदर मैंने 50% से ज्यादा काम कर दिया, 50% तो कंप्लीट कर लिया है, आगे का भी काम चालू है। फिर बाकी का बचा हुआ काम वो मैं सेकंड ईयर में करूंगा। ठीक है। लेकिन 1 साल हो गया तो मैं अपना अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा, मैं अपना हिसाब किताब चेक करूंगा, मैंने कितना खर्चा किया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। ठीक है। अपना अकाउंट्स तो रेडी करूंगा। ओके। तो अब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की अकाउंटिंग कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी तुम अकाउंटिंग करोगे, तुम तो अभी देवदास बन के घूम रहे हो। ठीक है, ब्रेकअप हो गया टेंशन में। तो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट्स बनाता है, ये जानने के लिए कि उसको इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा आया, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब जानने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक अकाउंट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, साल खत्म हो गया तो ईयर के एंड में मैं यहाँ पे अपना अकाउंट बनाऊंगा। चलो अज्यूम कर लेते हैं ईयर एंडेड, अभी मार्च चल रहा है ना, मार्च एंडिंग 31/3/23। 31st आया नहीं है, आ जाएगा कुछ दिन में, ईयर एंड हो गया। ओके। इस अकाउंट में, अकाउंट है ना, ये डेबिट साइड है, आपको पता है डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम लिख रहे हैं। अकाउंट्स बचपन से पढ़े आ रहे हो ना, ये तो रूल है। अब मैं जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे कॉस्ट इनकर किया वो सब डेबिट साइड में लिखने वाला हूँ। यहाँ पे सारा एक्सपेंस आने वाला है, और क्रेडिट साइड में इनकम, ये तुम्हें याद रखने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तुम पर्टिकुलर अमाउंट ही लिखोगे इधर। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करने वाला हूँ, राइट हैंड साइड इनकम। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ जरा, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने पहले मटेरियल मंगाया होगा। ठीक है। 2, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग कैसे बनता है, सीमेंट, ब्रिक, सरिया, रॉड, स्टील, जो भी सब सामान लगता है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो सब मटेरियल है। 2, मटेरियल। ठीक है। सर कितने का मटेरियल मंगाया था, सपोज मैंने मटेरियल मंगाया था 5 लाख रुपए का, टोटल मटेरियल 5 लाख रुपीज का मटेरियल मंगाया था। लेकिन पूरा 5 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी। मैंने 1 ट्रक सीमेंट मंगाया था, उसमें से मैंने आधा यूज किया, आधा सीमेंट अभी यूज नहीं हुआ। तो पता है इस ईयर एंड तक, क्योंकि ये अकाउंट इस ईयर एंड का बन रहा है, इस ईयर एंड तक जितना खर्चा हुआ है, जितना एक्सपेंस हो गया है, उतना ही रिकॉर्ड करूंगा। 1 ट्रक सीमेंट बना मंगाया था, उसमें से आधा यूज किया, समझो 1000 बैग मंगाया था मैंने सीमेंट, उसमें से 800 बैग यूज कर लिया, 200 बैग सीमेंट अभी पड़ा है, यूज नहीं किया है। तो वो तो खर्चा नहीं हुआ ना, मैं यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो एक्सपेंस हो गया है मेरा इस ईयर एंड तक, इस ईयर एंड तक जो एक्सपेंस हो गया है, जितना खर्चा हो गया उतना ही रिकॉर्ड करना है। तो जितना भी मटेरियल मंगाया था उसमें से जो मैंने यूज नहीं किया था उसको माइनस कर दूं, यस और नो। यस सर, वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा इस साल में हमने टोटल कितना एक्सपेंस इनकर किया है, इस साल का कितना इनकम बनता है, तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा। मैंने मंगाया 1 ट्रक सीमेंट लेकिन पूरा यूज नहीं किया और पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो गलत हो जाएगा। तो जो हम लोग यहाँ पे मटेरियल लिखने वाले हैं वो हमको लिखना है मटेरियल, यूज्ड लिखूं, यूज्ड वर्ड,
मटेरियल यूज्ड या फिर कंज्यूम्ड। ओके, मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड कैसे पता चलेगा कितना यूज किया कितना कंज्यूम? बहुत ही सिंपल है। इस साइट पे जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे कितना मटेरियल हमने मंगाया था, यहाँ के लिए हमने कितना मटेरियल इश्यू किया था, तो इश्यूड माइनस नॉट यूज्ड। जो मटेरियल यूज नहीं हुआ उसको माइनस कर लो। सर क्लोजिंग स्टॉक जो होगा ईयर एंड पे वो तो यूज नहीं हुआ, माइनस कर ले। और अगर कुछ मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं हुआ जो हमने यहाँ पे साइट पे मंगाया था, समझो 1000 बैग सीमेंट मंगाया था ये साइट पे कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें से 200 बैग अभी पड़ा है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो माइनस करेंगे, नॉट यूज है। लेकिन और समझो कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे 50 बैग चोरी हो गया। सीमेंट कंस्ट्रक्शन के साइट पे रखा था, बाहर रखा था, ठीक है। रात को वॉचमैन सो गया, है ना, कोई आया वहां से 50 बैग सीमेंट का उठा ले गया, चोरी हो गया। तो क्या मैंने उसको यहाँ पे यूज किया? नहीं यूज किया ना, तो माइनस करो। लेकिन सर वो लॉस हो गया, आपका लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। वो लॉस रिकॉर्ड होगा जनरल पीएनएल में। हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बना रहे हैं वो इस स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो जो चोरी हो गया ना वो यहाँ पे यूज नहीं हुआ, वो लॉस जनरल पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। अच्छा सर, अच्छा समझो यहाँ से 100 सीमेंट का बैग मैंने किसी और को बेच दिया, यूज नहीं किया। कैसे होता है ना, दूसरे बिल्डर का भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसके पास भी सीमेंट का शॉर्टेज है, उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई आपके पास सीमेंट है तो मेरे को दे दो, मेरा नेक्स्ट लॉट आने वाला है तो मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप पैसे ले लो। तो बिजनेसमैन एक दूसरे बिजनेसमैन से ऐसे डील ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने जो सीमेंट अपने कंस्ट्रक्शन के लिए मंगाया था उसमें से 100 बैग बेच दिया, एज इट इज रॉ मटेरियल बेच दिया, यूज नहीं किया, तो नॉट यूज में आएगा, माइनस करो। ठीक है, तो चोरी हो जाए, यूज नहीं किया। या फिर ऐसे हो सकता है मेरा और दूसरे साइड पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये कंस्ट्रक्शन तो आपके लिए हो रहा है, आपके जैसे और भी देवदास मजनू हैं, उनके लिए भी मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ दूसरे साइड पे। अब दूसरे साइड पे रॉ मटेरियल खत्म हो गया, वहां पे शॉर्टेज है, तो मैंने यहाँ से कुछ मटेरियल दूसरे साइड पे ट्रांसफर किया। पहले ट्रक से आया यही साइड पे, यहाँ पे अनलोड करके रखा था, समझो कुछ ब्रिक्स सैंड बालू गिट्टी, यहाँ से मैंने कुछ दूसरे साइड पे भेज दिया। तो वो यहाँ एक यूज नहीं हुआ है, उसको भी माइनस कर दो। ठीक है, उसको भी माइनस कर दो, नॉट यूज। जितने भी नॉट यूज है सिंपल देखो, नॉट यूज वर्ड लिखा है ना, ये जनरल वर्ड लिखा है, इससे क्वेश्चन का कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आप यही सोचना क्या इसको यहाँ पे यूज किया है। क्वेश्चन में अलग अलग बात बोलेगा, दूसरे साइड पे ट्रांसफर कर दिया मटेरियल, बेच दिया मटेरियल, या बोलेगा स्टोर में रिटर्न कर दिया, स्टोर या गोडाउन में। मतलब ट्रक से ओरिजिनली साइट पे मंगाया था, बट यहाँ का इंजीनियर बोल रहा है कि इतना मटेरियल नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है, बाकी का वापस लेके जाओ। तो वापस कहाँ लेके जाएंगे, गोडाउन में रखवाएंगे ना, या स्टोर में रखवाएंगे, तो वो रिटर्न किया। तो इन शॉर्ट मटेरियल यूज्ड कैसे निकालना है, इशूड माइनस नॉट यूज्ड। इस साइट पे जितना मटेरियल आया था उसमें से जितना हमने यूज किया उसका ही कॉस्ट लेना है, तो उसके लिए सिंपल इशूड माइनस जो जो यूज नहीं किया। यूज ना करने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। बात समझ में आई, यस और नो? ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन पढ़ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा आपको खाली ये डिसाइड करना है कि क्या ये मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है तो माइनस करो। ओके सर, अब एक बात बताओ, खाली मटेरियल ला देने से क्या बंगलो रेडी हो जाएगा? नहीं, फिर वर्कर भी बुलाना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर काम करते हैं। ठीक है, मैं अकेले थोड़ी सारा काम करूंगा, इनफैक्ट मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, मैं तो सारा मटेरियल मंगाऊंगा, आर्किटेक्चर से डिजाइन बनवाऊंगा, ठीक है, और वर्कर को बुलाऊंगा, ये डिजाइन देखो, काम करो, ऐसा बनाओ। काम तो वर्कर करेंगे, तो वर्कर को मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा वेजेस का, 2 वेजेस। ठीक है, कुछ अमाउंट मैंने वर्कर्स को पे कर दिए, पैसा दे दिया उनको, कुछ वर्कर का पैसा देना बाकी है। ठीक है, काम किया है वर्कर, बट वर्कर छुट्टी लेके घर पे चला गया, अब जब तक वो आएगा नहीं पेमेंट लेने तो मैंने उसका पेमेंट नहीं दिया है, लेकिन खर्चा तो हुआ है ना, वर्कर ने काम किया है, उसका पगार देने का है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो उसको ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग, ये पेड, जितने लोगों को पेमेंट कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर वो पेड वाला अमाउंट लेंगे, प्लस जो वर्कर ने काम किया है ड्यूरिंग द ईयर बट वो छुट्टी लेके घर पे गया है, पेमेंट के टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था तो उसका पेमेंट नहीं हुआ है, वो जब आएगा तब उसका पेमेंट कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है। मैंने घर पे गया है पेमेंट नहीं लिया, एग्जाम्पल लिया है, ऐसा और भी कुछ रीजन हो सकता है, आपको सिंपली समझता है कि वो
पेमेंट नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करो, वो भी अमाउंट इसी साल का खर्चा है, कॉस्ट है। अच्छा, और एक बात, एक वर्कर मुझसे एडवांस पैसे लेके गया। एडवांस किस बात का? उसने इस साल तो काम किया, उसका पेमेंट दिया, बट वो वर्कर बोल रहा है कि सर मेरे को थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा दे दो, एडवांस दे दो, नेक्स्ट ईयर मैं काम करूंगा, लेकिन मुझे घर पे इमरजेंसी है, पैसे की जरूरत है, तो आप मुझे एडवांस दे दो। तो मैंने जो उसको एडवांस दिया, उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड मतलब टाइम से पहले पेमेंट कर दिया। इस साल का पेमेंट तो किया ही था, नेक्स्ट ईयर का काम अभी हुआ नहीं है, काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का उसको पेमेंट मैंने अभी कर दिया कि उसको कुछ इमरजेंसी थी, तो वो माइनस कर दो, माइनस प्रीपेड। तो आपको ये एक्सपेंस मिल जाएगा। सपोज ये एक्सपेंस हुआ है 2 लाख रुपए, फिगर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रफली, कि आपको कैलकुलेशन शो करके दिखा सकूँ। बाकी ये सारे फिगर्स आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा, ठीक है। फैन बंद रखो सो दैट ऑडियो में थोड़ी क्लैरिटी रहे, और उसकी वजह से पसीना होता है मुझे। कोई बात नहीं, देखो। सो मटेरियल का हमने रिकॉर्ड कर लिया, वेजेस रिकॉर्ड कर लिया, कुछ और खर्चा हुआ इस साइट पे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, बट इस साइट से रिलेटेड हो, क्योंकि हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस ढूंढने जा रहे हैं, उसका कॉस्ट ढूंढने जा रहे हैं, तो इस जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ खर्चा हुआ है, तो वो भी रिकॉर्ड करना है टू डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में बोला रहेगा कोई ऐसा एक्सपेंस जो इस साइट के लिए किया है। चलिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है, प्रीपेड माइनस करना होता है, यस। कोई भी जो पे कर दिया है वो फिगर लेना है, जो पेड है वो लेना है। आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा उस एक्सपेंस के बारे में, तो वो ऐड कर लो, प्रीपेड होगा तो माइनस कर लो। तो मैं लिख ही देता हूँ इधर, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड, जो भी फिगर आएगा वो रिकॉर्ड करो। सपोज ये फिगर आ गया 1 लाख रुपीज, तो मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ सो दैट जल्दी से टोटल हो जाए, कैलकुलेशन समझ में आ जाए। बाकी एक्चुअल फिगर जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही लेना है, ओके। इसके बाद अब ये साइट पे काम हो रहा है, पूरे साल काम चलेगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी काम चलेगा, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा साइट ऑफिस बना के रखा है। ऑफिस का कुछ खर्चा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, मतलब ये सब काम वगैरह ढंग से हो रहा है नहीं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिस बना रखा है, तो उसका भी कुछ खर्चा दिया रहेगा, तो वो भी रिकॉर्ड करना है आपको। टू ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, इसमें भी वही फंडा है, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड। ठीक है, लिख देता हूँ, 3 बार लिखा सो दैट आपको याद हो जाए। जितने भी एक्सपेंस हैं सब में यही करना होता है, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड। ये सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब एक एक्सपेंस ऐसा है ना जो नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब उसके लिए पैसे नहीं गए, बट उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है, मैंडेटरी। अब देखो, याद होगा ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है ना साइट पे, यहाँ पे कुछ मशीन वगैरह यूज होती है, ठीक है, वो मटेरियल को मिक्स करने के लिए, मिक्सचर वगैरह, ठीक है। आजकल वो मिक्सर ट्रक जैसे आते हैं ना, जिसपे वो बड़ा सा ड्रम जैसा, टैंकर जैसा होता है, गोल गोल घूमता है, उसके अंदर मटेरियल मिक्सर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके अंदर वो सीमेंट वगैरह बाकी मटेरियल मिक्स होता है, और कई बार तो ये मटेरियल फैक्ट्री से ही उसमें मिक्स करके लोड करके लाके साइड पे वहां पे डंप कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज साइट पे भी कुछ मिक्सर ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सीमेंट है, मटेरियल है, वो सब साइट पे ही मिक्स करते हैं, वो मिक्सर, तो मिक्सर यूज होता है, उसके बिना काम कैसे होगा। तो ये जो मशीन यहाँ पे यूज हो रही है ना, उसका डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये भूलना मत, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ पे कुछ साइट पे मशीनरी यूज हुई है, प्लांट यूज हो रही है, इक्विपमेंट यूज हो रहा है, ऐसे कुछ नाम बोलेगा, प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन, वो नॉन कैश एक्सपेंस है, बट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपका प्रॉफिट लॉस तभी करेक्ट आएगा जब आप उससे रिलेटेड, ये तो हम लोग जो कैश एक्सपेंस है वो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो नॉन कैश है, बट इसी साइट के लिए मशीन यूज हुआ, तो मशीन का जो वैल्यू डिक्लाइन हुआ है, दैट विल बी कंसिडर एज एक्सपेंस फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। अब देखो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के ना
अलग अलग ऑथर्स का अपना अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लांट का जो ओपनिंग वैल्यू होता है उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हैं, उसका क्लोजिंग वैल्यू क्रेडिट साइड में। तो जो बाय डिफॉल्ट है ना, वो डिफरेंस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाता है। बट कुछ लोग ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आप बुक में देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे प्लांट का पूरा वैल्यू लिखा है, ओपनिंग क्रेडिट साइड में क्लोजिंग वैल्यू लिखा है। वो डेप्रिसिएशन निकालने का ही उन लोग का अल्टरनेट तरीका होता है, बट बेसिकली हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होता है। तो आप अकाउंट्स में जैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं वैसे सिंपल वे में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। टू डेप्रिसिएशन, आपको पता है डेप्रिसिएशन वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, वैल्यू ऑफ मशीन, जो भी मशीन आई है बिगिनिंग में स्टार्टिंग में इस साइड पे। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, कुछ भी नाम दिया रहेगा उसके हिसाब से। कैलकुलेशन कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन इसका, प्लांट कितने का है उसका वैल्यू बताया रहेगा बिगनिंग में, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आरओडी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी क्वेश्चन बताएगा, हमें नहीं सोचना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जो रेट दिया रहता है ना, वो पर एनम होता है, पूरे साल के लिए होता है। आपको देखना है ये मशीन इक्विपमेंट इस साइट पे कितने टाइम यूज हुआ है, कितने मंथ यूज हुआ है। हो सकता है वो मशीन पूरे साल यूज हो रही, बिगनिंग में स्टार्टिंग में आया और ईयर एंड तक वहाँ पे साइट पे वो मशीन यूज हुआ है। हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं था, मशीन बाद में लाया गया, या हो सकता है स्टार्टिंग से मशीन आया था, यूज किया, 4 6 महीने बाद वो मशीन वापस चला गया, दूसरे साइट पे चला गया, या स्टोर में रिटर्न कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, यूज यूज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से देखो, मैंने यहाँ पे भी लिखा है मटेरियल यूज। तो जो भी सामान इधर आया है, जितने टाइम के लिए यूज हुआ है, जितना यूज हुआ है उतना ही कंसिडर करना है। ठीक है, सो यूज हुआ है तो मैं फिर यहाँ पे क्या लिखूँ, पीरियड इनटू पीरियड, क्योंकि रेट पूरे साल का होता है तो आपको पीरियड भी कंसिडर करना है। समझो 6 मंथ है तो 6/12, 8 मंथ है तो 8/12। डेज में, कई बार डेज में रहता है तो डेज के हिसाब से निकालोगे। समझो 210 डेज डिवाइड बाई 365, या कभी कभी 360 लेना पड़ता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कंसिडर 365 डेज और कंसिडर 360 डेज है ईयर। तो क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से आप पीरियड कंसिडर करना, यू विल गेट डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो मैं फिगर्स लिख देता हूँ ऐसे ही। समझो ये ऑफिस एक्सपेंस आ गया 75,000, और ये डेप्रिसिएशन आ गया 25,000। ठीक है, सारा फिगर्स आपको क्वेश्चन देख के लेना है। और कुछ खर्चा जो इस कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आप ले सकते हैं, बट मोस्टली इतना ही क्वेश्चंस में पॉइंट्स होता है, तो मैंने सब कंसिडर कर लिया है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको लग रहा है ये भी एक्सपेंस है और इसी कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। एक काम करता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ, अदर एक्सपेंस। टू अदर एक्सपेंस, बट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रिलेटेड, रिलेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि वो खर्चा किसी और के लिए हुआ है वो यहाँ पे डाल दो, नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो भी ले लो। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे तो इसका वैल्यू नहीं है तो इसका नहीं लिख रहा हूँ, रहेगा तो लिख। ओके, सारा कॉस्ट कंसिडर कर लिया। अब एक्सपेंसेस की बारी खत्म। इनकम, इनकम क्या होगा सर, इनकम आपको कितना मिलने वाला है, 60 लाख की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए। बट आप मुझे 60 लाख अभी दे दोगे? कितना फ्लोर बनाने का बात हुआ है, 6 फ्लोर, तो रफली एक फ्लोर के लिए 10 लाख रुपए। अभी तक आपके मैंने कितने फ्लोर कंप्लीट किए हैं, ये 3 फ्लोर कंप्लीट किए, फोर्थ का काम चालू है। तो क्या आप मुझे 60 लाख रुपए दे दोगे? नहीं दोगे? क्या बोलोगे, सर पहले काम पूरा करो, मैं आपको एडवांस में पूरे 60 लाख दे दूँ। हो सकता है आप अभी 4 फ्लोर बना के, ठीक है, आप किसी और मजनू का काम शुरू कर दो, मेरा काम बीच में अटका दो। ठीक है, मैं तो ऐसे ही अभी देवदास बन के घूम रहा हूँ, फिर और कितना दिन मैं रखड़े रखड़ जाऊंगा। तो मैं आपको पूरे पैसे अभी नहीं दूंगा जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या कंसिडर करूँ, चलो भाई जितना फ्लोर कंप्लीट कर दिया उतने तो पैसे दो, जितना फ्लोर कंप्लीट हो गया है ओके है, उसके तो पैसे दो। 3 फ्लोर कंप्लीट हो गया ना, आप 3 फ्लोर का काम चेक कर लो, ठीक है, आपके इंजीनियर को बुला लो, जैसा डिजाइन बताया था वैसा मैंने काम किया है, ओके है, तो उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। जितना काम ओके है एज पर डिजाइन, एज पर जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है ओके है, तो उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड।
फोर्थ फ्लोर का काम चालू है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको ये तो सर्टिफाई नहीं हो सकता क्योंकि भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, क्योंकि अभी ये फोर्थ फ्लोर इनकम्प्लीट है। क्योंकि कुछ काम तो हुआ है उस पर, बट वो कंप्लीट नहीं है, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन जितना फ्लोर कंप्लीट हो गया है उसका आर्किटेक्चर से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 फ्लोर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि एज पर डिजाइन ये कंप्लीट हो गया है। ओके, तो उसको वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। तो क्या मैं ऐसे मान सकूं कि 3 फ्लोर का मुझे पेमेंट कर दो? ठीक है, आप 3 फ्लोर का पेमेंट दो या ना दो, मैं तो इनकम कंसिडर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए क्या है, कंस्ट्रक्शन इतना किया है तो जितना काम किया, जितना एक्सपेंस इनकर किया है, उतना मुझे इनकम रिकॉर्ड करना है। तो 50% काम कर लिया मैंने, 50% का मुझे इनकम रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अब देखो इनकम किधर रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। बट इसको लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है। अगर ये कंप्लीट हो जाता ना फर्स्ट ईयर में, तो मैं डायरेक्टली लिखता बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और पूरे 60 लाख। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं इसको, वर्क इन प्रोग्रेस। काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या बोलते हैं? हाँ सर, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी चल रहा है लेकिन इसका पैसा मिलने वाला है। तो जो वर्क सर्टिफाइड है ना, वर्क डन एंड सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम आर्किटेक्चर, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और जो काम मैंने किया है बट वो कंप्लीट नहीं है, उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। बट मेरे को पैसे किसके मिलेंगे, वर्क सर्टिफाइड। तो मैं उसको सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ एट सेल प्राइस। लेकिन जो काम मैंने किए है वो सर्टिफाइड नहीं, वर्क अनसर्टिफाइड है, क्या उसको सेल प्राइस पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उसके पैसे मिलेंगे सर? नहीं। तो मैं इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा एट सीपी, कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना, वर्क सर्टिफाइड को सेल प्राइस पे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, कितना, 10 लाख एक फ्लोर के लिए हमने कंसिडर किया था ना, टोटल 6 फ्लोर के लिए 60 लाख, सो 10 लाख एक फ्लोर के लिए, 3 फ्लोर कंप्लीट हो गया मतलब 30 लाख। तो मैं यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूँ 30 लाख। ओके सर। और ये जो फोर्थ फ्लोर का काम हुआ है, इस पे मैंने कितने खर्चे कर दिए हैं, समझो इस पे मैंने खर्चे कर दिए हैं 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज का एक्सपेंस कर दिया है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक सेकेंड, बेटे बात नहीं करना है, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना, जल्दी जाओ। ओके, पे अटेंशन। सो डोर बंद कर दो, वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट प्राइस पे लेना, डन। अब क्या करना है, अब आपको इसका टोटल करना है। ठीक है, इनकम एक्सपेंस का टोटल और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। चलो फटाफट से टोटल बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 33 लाख, सेम फिगर यहाँ पे लिखोगे, 33 लाख। ओके, अब जरा डेबिट साइड का टोटल करो फटाफट, 5 लाख +2 +1 3 लाख, और ये 75 है, 25 1 लाख। 5 2 7 8 9 लाख है ना, 33 - 9 24 लाख। ये आ रहा है 24 लाख का प्रॉफिट। बट इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। जैसे आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हो ना, तो उधर एक्सपेंस इनकम का जो डिफरेंस है क्या रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रॉफिट। नहीं, ये स्पेशल टाइप का अकाउंटिंग हो रहा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ मैं, टू नोशनल प्रॉफिट। पर नोशनल क्यों बोल रहा हूँ, नोशनल मतलब इमेजिनरी। मैं ऐसे मान रहा हूँ कि इस साल मैंने
24 लाख रुपए कमाया, बट एक्चुअल में 24 नहीं कमाया, क्योंकि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट का आधा काम करना बाकी है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मेरे को लॉस हो जाए, तो मैं थोड़ी ऐसे बोल सकता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने इतना प्रॉफिट एक्चुअल में कमा लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट से मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं सारे इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, तब एक्चुअल पता चलेगा। अभी ये तो इनकम्प्लीट है, बट एक साल में मेरा जितना एक्सपेंस हुआ है वो मैंने रिकॉर्ड किया है, और एक साल में जितना काम कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से मैंने प्रोपोर्शनेट इनकम, ये जो वर्क सर्टिफाइड है ना, ये प्रोपोर्शनेट इनकम है, 3 फ्लोर का मैंने इनकम इधर रिकॉर्ड किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं एक्चुअल इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और आगे क्या होगा सिचुएशन पता थोड़ी है, फ्यूचर में क्या होगा अनसर्टेन है, बट मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ। तो इतना प्रॉफिट हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का, इसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट, नॉट रियल प्रॉफिट, इमेजिनरी है। ठीक है, अब इस नोशनल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड, बाई नोशनल प्रॉफिट 24 लाख। अब नोशनल प्रॉफिट का कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, नोशनल अमाउंट का कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होता है, तो वो डेबिट साइड में आएगा, टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इसके लिए आपको एक वर्किंग छोटी सी बनानी होगी, पूरा अमाउंट नहीं ट्रांसफर करते, उसका कुछ रूल है, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है उसके हिसाब से कितना अमाउंट हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे रूल लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये वर्किंग करेंगे तो उसके हिसाब से ये अमाउंट मिल जाएगा, और फिर जो बच गया वो टू बैलेंस, टू बैलेंस और टोटल कर देंगे 24 लाख, 24 लाख। अभी हमें ये वाला अमाउंट ढूंढना है, वर्किंग नोट बना के एक बार ये अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे, फिर ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, अब ये कैसे ढूंढने हैं, रूल क्या है देखो जरा इसका, ये सब हटा देते हैं, रूल लिखते हैं। पहले आपको ना फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, सो वर्किंग नोट, अभी समझो फर्स्ट वर्किंग बना रहे हैं, इसमें दो पार्ट है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अभी हमने यहाँ पे लिखा है ना वर्क सर्टिफाइड, ये वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे रिकॉर्ड करना, डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 60 लाख का, मतलब मैं ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दूंगा 6 फ्लोर, तो कितने पैसे मिलने वाले 60 लाख, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, इसमें से इस साल मैंने कितना काम कर दिया वर्क सर्टिफाइड, 30 लाख। 30 लाख इंटू 100 भी करो, परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो ये आ रहा है 50%, मतलब इस साल मैंने 50% काम किया। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट किया। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे हम लोग को नोशनल प्रॉफिट का कितना पोर्शन पीएनएल में ट्रांसफर करना है, उसका रूल लिखवाता हूँ, तो वर्किंग नोट, अच्छा वर्किंग नोट तो वन ही है, इसका बी पार्ट। ओके, परसेंटेज कंप्लीशन एंड यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करेंगे, ये जो आंसर आएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आंसर आता है अप टू 25%, अप टू 25% आता है, तो आप पीएनएल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अप टू 25% काम हुआ मतलब एक चौथाई काम किया, ये भी कोई काम होता है, जितना काम करने को बोला है उसमें से खाली 25%, एक चौथाई काम किया है, तो एज कंसिडर एज इफ कुछ काम नहीं हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अप टू 25% काम किया है, तो आप पीएनएल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन 25% से ज्यादा है, अप टू 50%। ठीक है, तो अप टू 50%, लेकिन 25% से ज्यादा होना चाहिए। 50% इसका मतलब कुछ काम किया है, ठीक है, कुछ काम हो गया है, तब आप जो भी नॉशनल प्रॉफिट आया है ना, उसका 1/3, 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड,
ये जो अमाउंट आएगा ना वो आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। नोशनल प्रॉफिट इंटू वन थर्ड इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में कैश रिसीव का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो छोड़ दो, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 ले लो। ठीक है, कैश रिसीव का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड का इन्फॉर्मेशन तो रहेगा यहाँ पे रिकॉर्ड किया। ओके सर, अगर 50% से ज़्यादा आंसर आता है, ये जो हमने निकाला है ये 50% तक है तो ये वाला कैलकुलेशन आ जाएगा। बट सपोज ये आंसर सर 60 आता, 70 आता, 80 आता तो अप टू 90% तक आता तो हम लोग क्या करते? अप टू 90% तो हम लोग नोशनल प्रॉफिट का 2/3 लेते, 2/3, बाकी सब सेम रहेगा। कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड वो अमाउंट मिलेगा और वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर टू पीएनएल में डाल देंगे। समझ गए स्लैब कैसा चल रहा है? अप टू 25% काम हुआ है मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, पीएनएल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है। 50% तक काम हुआ मतलब कुछ तो काम हुआ है, तो चलो 1/3 प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। लेकिन 90% तक काम हो गया है तो फिर 2/3 ट्रांसफर कर लो, मतलब मैक्सिमम काम हो गया। अब आपका जो परसेंटेज आ रहा है 50 से भी ऊपर आ रहा है, मतलब अब 10% काम ही बचा है, तो ये स्टेज पे आ जाते हैं तो ये नियर कंप्लीशन बोलते हैं इसको। नियर कंप्लीशन, नियर कंप्लीशन मतलब ऐसे लिखो मैं 99%, 100% नहीं हुआ। 100 हो जाएगा तो फिर पूरा कंप्लीट हो गया, फिर तो आपको पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं 99, ठीक है, 99 कंसिडर कर रहा हूँ। अगर सर 100% हो गया तो फिर उसके लिए तो इंटायर है, लेकिन ये जब नियर कंप्लीशन होता है तो हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेना पड़ता है, नोशनल प्रॉफिट नहीं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है? फिर हमारा जो 10% काम बाकी है ना उसका भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, अभी वो किया नहीं है उसका भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर प्रॉफिट निकालते हैं तो हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आता है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। बात समझ में आई? इसमें 1/3 2/3 नहीं करते, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड, जो भी अमाउंट आएगा वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर सर 100% काम हो गया है तो फिर इंटायर प्रॉफिट, इंटायर प्रॉफिट, इंटायर प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट। तो इसमें कुछ 1/3 नहीं करना है, ये फिर इंटू CR डिवाइड बाई ये भी नहीं करना है। ये आपका फॉर्मूला है, ये स्लैब आपको याद रखना है, इसके हिसाब से आप ये अमाउंट डालोगे। तो अभी हमारा कितना आ रहा था? 50%। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट हमारा है कितना? 24 लाख। 24 लाख का 50% के हिसाब से 1/3 लेना है, तो 1/3 आएगा 24 का 8 लाख। और कैश रिसीव का इन्फॉर्मेशन समझो नहीं दिया है तो आप उस पर छोड़ दो। तो 8 लाख हमारा इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है और बैलेंस इधर आ जाएगा 16 लाख। डन, हो गया कंप्लीट। तो ऐसे बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, चलो स्टॉप करता हूँ, इसको रिवाइज कर लेना और एक दो सम मुंबई यूनिवर्सिटी का पास्ट एग्जाम का सॉल्व करवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है? ये जिस साल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ ना उस साल का अकाउंट, अब सेकेंड ईयर का क्या होगा? तो सेकेंड ईयर में पहले ना हर एक चीज़ का बैलेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, मटेरियल का कितना बैलेंस है सबका ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। और फिर नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है तो फिर क्या चेंज आएगा पता है? फिर यहाँ पे WIP की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो करवा दूंगा, बट सेकेंड ईयर में थोड़ी सी वेरिएशन है वो मैनेज कर लेना, बुक्स में एक दो क्वेश्चन रेफर कर लेना। ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाले स्टार्टिंग वाले ईयर का सामने। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं यहीं पे। बाय, टेक केयर।